नमस्कार साथियों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीके वर्चुअल कैंपस का पॉलिटी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े ही रोचक, मज़ेदार और आवश्यक कंसेप्ट पर कि क्या अंतर होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वो अधिकार है जो मानव को या किसी भी प्राणी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक है, उन अधिकारों को हमारा संविधान मूल अधिकार के दायरे में मानता है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद इसके लिए 12 से 35 है। आपको याद होगा इसके पीछे के वीडियोज में हम अनुच्छेद 12 के बारे में भी बता दिए थे और मूल अधिकार को बहुत ही विस्तार में समझे थे। तो देखिए, रिपीट करता हूं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कहते किसे हैं। अरे भाई, मूल अधिकार की अपेक्षा हम किससे करते हैं? राज्यों से करते हैं ना, सरकार से करते हैं ना। तो ये बताना जरूरी है ना कि राज्य किसको कहते हैं। तो राज्य का मतलब होता है भारत की संसद यानी भारत सरकार, राज्य की विधानसभाएं यानी राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज में जो भी ऑफिसेज हैं वो, चाहे कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी ऐसा कार्यालय जो सरकार के अधीन आता है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन आए, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन आए, या किसी भी तरह का कोई भी कार्यालय जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, वो संविधान के नज़र में राज्य कहा जाता है। लोकल अथॉरिटीज हो, नगरपालिका हो, म्यूनसिपैलिटी हो, पुलिस थाना हो, स्कूल हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण है, वो संविधान के नज़र में उसको राज्य कहते हैं। ये बात हम कर चुके थे। अनुच्छेद 13 के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम समानता के अधिकार पर बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 13 भी बड़ा ही रोचक है और बड़े ही जरूरी है। अनुच्छेद 13 सरकार को या राज्य को ये चेतावनी देता है कि तुम कोई भी ऐसा कानून मत बनाना जो हमारे नागरिकों के मूल अधिकार के खिलाफ हो। पहली बात करता है कि तुम कोई भी ऐसा कानून बनाओगे ही नहीं जो मूल अधिकार के खिलाफ हो। और जानते हैं और क्या कहता है? और ये कहता है कि अगर कोई पहले से, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1947 से पहले अंग्रेजों ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है जो आज मूल अधिकार को हनन कर रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। आज ही से संविधान लागू जिस दिन से हुआ जो है 26 जनवरी 1950 के बाद, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये भी कहता है कि अगर तुम बना भी दिए ना कोई कानून, तो हम उसको पुनरावलोकित करेंगे, यानी हम उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। और कौन न्यायिक समीक्षा करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा, हाई कोर्ट भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है राज्य के कानूनों को या किसी केंद्र के कानून को भी, लेकिन ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून सरकार बना दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के नज़र में वो मूल अधिकार के खिलाफ है, उसका हनन कर रहा है, तो उसके पास अधिकार है कि उसको शून्य घोषित कर दे। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है। कब? जब उसको लगे कि ये कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, अगर उसको लग रहा है कि हमारे देश के संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके भी खिलाफ है, तो उसको भी शून्य घोषित कर सकता है। अब यहाँ एक बात समझने योग्य है, इस अनुच्छेद 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। और यही कारण है कि जो भी कानून पास होता है तो उसका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दे तो कानून लागू नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक आमने सामने हो गए हैं। तो ये एक लंबी बहस की बात है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो ज़्यादा पावरफुल भारत में कोई नहीं है। अब कहिए कि कोई क्यों नहीं है? कोई तो होगा ना। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि सरकार कैसी है। अगर सरकार मजबूत हो तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा मोड़ा समझता है कि हमारी चलेगी नहीं, और अगर सरकार त्रिशंकु हो या थोड़ा कमज़ोर है तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाता है। तो देखिए,
ये अलग बहस का विषय है कि जो दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। सुप्रीम संसद है, परीक्षा में अगर आएगा कि सुप्रीम कौन है तो संसद है। खैर, अनुच्छेद 13 के बारे में समझिए। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून बनाओगे नहीं जो संविधान के मूल भावना और मूल अधिकार के खिलाफ हो। दूसरा, जो पहले से है वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर तुम बना दिए तो हम उसको खत्म करने की शक्ति रखते हैं उसकी समीक्षा करके। और चौथी बात इसमें ये कहता है कि फिर कानून होता क्या है, कानून कहेंगे किसे, लॉ किसे बोलेंगे, विधि किससे बोलेंगे। तो विधि उसको कहेंगे कोई सरकार का आदेश हो, कोई सरकार का बिल हो, एक्ट हो, कोई भी कानून हो, कोई ऑर्डर हो, कोई सर्कुलर है जो सरकार या राज्य ने पास किया है, उन सबको हम कानून ही मानेंगे। तो इन सारी बातों को 13 अपने आप में वर्णित करता है। और इस अनुच्छेद 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक विशेष शक्ति मिली हुई है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, या लीगल रिव्यू आप कह सकते हैं। किसी कानून का हम न्यायिक समीक्षा करेंगे और ये बहुत ही पावरफुल अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, इसलिए इसको जानना जरूरी है। मूल भावना हम इसका बता दिए। अब आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में भारतीय संविधान में समानता के अधिकार पर बात की गई है। और आज के इस वीडियो का मुख्य विषय यही है। अभी तक जो ये सब हम कर रहे थे ना, ये थोड़ा इसकी भूमिका बांध रहे थे। तो भाई डायरेक्ट कैसे आ जाए, डायरेक्ट आएंगे तो थोड़ा सा खराब भी लगेगा कि लो कुछ बताया नहीं, बता दिया। समानता का अधिकार या समता का अधिकार इसको कहेंगे। आप जरा गौर ध्यान से इसको समझिए कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में जो समानता या समता का अधिकार जो दिया गया है इसके बारे में आप समझिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तभी कानून जानेंगे, अगर आप जो है कि कोई माने स्टूडेंट है तभी जानेंगे। कानून ऐसा चीज़ है, लॉ ऐसा चीज़ है कि आपको ये जाननी ही जाननी चाहिए, किसी को भी जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप कानून जानते हैं ना तो आप अपने आप में एम्पावर्ड फील करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, आप डरेंगे नहीं किसी से। आपके साथ अन्याय होगा तो आप डरेंगे नहीं, पुलिस आपके साथ अन्याय करेंगी वहाँ डट के आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी है, लेकिन जानेंगे तब ना कि क्या कर्तव्य है क्या अधिकार है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये विद्यार्थियों के लिए ही आवश्यक है, ये सबके लिए है। अगर आप नहीं भी तैयारी करते हैं या आपकी उम्र क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए समझते हैं समानता क्या होती है संविधान की नज़र में। समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इसको समानता को आप समता भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है वो इक्वालिटी पर बात करता है। अब समझिए, इक्वालिटी दो काम करता है। क्या क्या? तो एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है सबको, यानी कि समानता समान अवसर प्रदान करता है, पहली बात। और दूसरा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी रोकता है। यानी कि समानता दो काम करता है। पहला क्या कि इक्वल ट्रीटमेंट करता है, इक्वल ट्रीटमेंट यानी सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। और दूसरा अनइक्वल ट्रीटमेंट को रोकता है। तो स्टॉप या डेटर अनइक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, जिस देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, क्या है? रूल ऑफ लॉ, वहां पर आप ये सरकार से या राज्य से उम्मीद करते हैं ना कि सबको एक समान अधिकार मिले। ये तो करते ही होंगे। अरे भाई, क्यों कोई किसी को ज़्यादा सुविधा मिले किसी को कम सुविधा मिले? ऐसी तो होनी नहीं चाहिए। सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए। तो मन में हमारा ख्वाब होता ही है। और ख़ास करके उन जगहों पर जहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जा रही हो, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी की उम्मीद तो हम करते ही हैं।
तो फिर ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब इक्वालिटी कभी कभी आपसे अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है तो वो क्यों करता है। आइए अब समझते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कि डेमोक्रेसी में आप ये मानते हैं ना कि सब लोग जो रहते हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कोई धनी है, कोई गरीब है, किसी के पास जो है कि बहुत ज़्यादा खेत है, किसी के पास ज़मीन ही नहीं है, किसी के पास बहुत ज़मीन है। कोई ऐसा है जो पैदा होते ही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, कोई ऐसा है जिसको चपरासी मिल जाए तो एकदम फूले न समाता है। इस लोकतंत्र में, इस देश में विविध जातियां हैं, विविध तरह के लोग हैं, विविध तरह की संस्कृति है, कल्चर है। कोई राजा पैदा हुआ, कोई गरीबी में पैदा हुआ, कोई गरीबी में मर गया, कोई गरीबी में पैदा हुआ लेकिन प्रधानमंत्री बन गया। इसके उदाहरण आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पैदा कैसे हुए और आज कैसे हैं। तो इस लोकतंत्र में सबको एक समान कर देना ये तो विशेष बुद्धिमानी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इक्वल टू इम्पॉसिबल है ये। तो फिर कानून कैसे सबको एक समान मानेगा? देखिए कैसे मानेगा। ये जो इक्वालिटी है ना, ये संविधान के नज़र में दो तरीके से काम करता है। दो कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सबको एक समान, जो कि असंभव है। कानून के नज़र में सबको एक समान जो कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहेंगे ये इक्वालिटी का निगेटिव अप्रोच है, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या करता है, जो जैसा है, इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू नीड। भाई साहब, जिस तरह की जरूरत है उस तरह की इक्वालिटी लाओ ना। अब दोनों में अंतर समझिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि कानून के नज़र में सब लोग एक समान, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, सबको एक समान मानना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो कि असंभव है। और दूसरा इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू नीड, यानी जिसको जैसी जरूरत है वह, यही तो एक इक्वालिटी है। और भारतीय संविधान इक्वालिटी का पॉजिटिव अप्रोच, यानी इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू नीड, और इसको कहेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू नीड को कहेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून जिसको जैसी जरूरत है वैसा संरक्षण देता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच यही डिफरेंस है। अब देखिए एक बात, हमारा भारतीय संविधान इस कंसेप्ट को, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ को नहीं मानता है। हमारा संविधान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मानता है। अब जरा अंतर समझिए, थोड़ा एक अंतर, एकदम मज़ेदार अंतर समझते हैं और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दो खिलाड़ी हैं, प्लेयर है दो, एक है P1 और दूसरा है P2। P1 की हाइट 6.5 फीट है, 6 फीट 5 इंच, 6.5 फीट, और P2 की हाइट 4.5 फीट है। देख रहे हैं ना, दो खिलाड़ी है भाई, हो ही सकते हैं, कोई लंबा कोई नाटा तो हो सकता है ना। तो पहला खिलाड़ी 6.5 यानी 6.5 फीट का है और दूसरा है 4.5 फीट का। इन दोनों के बीच बास्केटबॉल की प्रतियोगिता करा रहे हैं आप। यानी कि बास्केटबॉल मैंने क्या, गोलवा लेके पोलवा में पिलाने वाला, इसे लेके जाके उसमें पिला दो, बास्केटबॉल वही है। आज तक हम खेले नहीं हैं, छुए भी नहीं हैं, और भविष्य में शायद छुएंगे भी नहीं। तो P1 और P2, तो P1 है 6.5 फीट का, P2 है 4.5 फीट का। इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता कराए और दोनों की पोल की जो हाइट है वो है 11 फीट। 11 फीट लंबा आप पोल गाड़े हैं, जहां पर ले जाकर के
गोलवा पिला देना है, बॉलवा जा करके वो उसमें इसे टपका देना है, डाल देना है। अब देखिए दोनों के लिए आप अगर P1 और P2 के लिए इक्वल बराबर कानून बना करके दोनों के लिए 11 फीट का पोल गाड़े हैं और कहे हैं कि जो भी जीत जाएगा उसको हम ट्रॉफी दे देंगे। अब जरा देखिए तो ये इक्वालिटी तो दिख रही है ना कि दोनों के लिए एक जैसा कानून है कि 11 फीट तुमको भी है, 11 फीट इसके लिए है। लेकिन क्या ये इक्वालिटी हो रही है? नहीं ना। क्यों नहीं हो रही है? जरा ये समझिए कि जो P1 है ना ये 6.5 फीट का पहले ही से है, तो इसको जो कूदना होगा ना, अब कितना कूदना होगा? अब इसको तो 4.5 ही फीट कूदना है ना। अरे ये 6.5 फीट का पहले से है, 4 फीट कूद के गप दे पिया देगा। आई बेचारा जो ये लिलीपुट है, ये जो है 4.5 फीट का है, इसको तो कितना कूदना होगा? इसको अब 6.5 फीट कूदना है। तो ये इक्वालिटी कैसे हुई? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अरे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो भेदभाव हो गया ना। अरे इसको तुरंत कूद के पिला देगा, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ऐसे ही। तो क्या इसमें सही क्या होना चाहिए? अगर हम ये देखते हैं तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर दोनों के लिए 11 फीट की व्यवस्था करते हैं तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि अन्याय करता है। तो क्या होना चाहिए? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए कि इसके लिए 11 फीट की व्यवस्था किए, यानी और आप कितना जोड़े? इसमें 4.5 फीट जोड़ दिए तो 11 हो गया, ठीक है। और इसके लिए भी और 4.5 फीट जोड़ दो तो 4.5 4.5 9, तो इसके लिए 9 फीट का पोल गाड़ो अगर ये 4.5 फीट का है। ये हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि इसको भी 4.5 फीट कूदना है और इसको भी 4.5 फीट कूदना है, दोनों के लिए अब न समान हुआ। तो पहले वाले केस में इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था और दूसरे वाले केस में आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन वो इक्वालिटी पैदा कर रहा है। तो भारतीय संविधान इक्वालिटी बिफोर लॉ को नहीं मानता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मानता है। और इस उदाहरण को अगर आप सही से समझ गए तब आपको लगता होगा कि ओ हो, अगर रिजर्वेशन दिया है ना भारत सरकार तो शायद अच्छा ही किया है। अगर महिलाओं के लिए कोई कानून बना दे तो अच्छा ही, स्पेसिफिक कानून। तो कानून भी दो तरह के होता है। मैं अब समझ गया कि मैं ये मानता हूँ कि आप ये कंसेप्ट से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो थोड़ा कमेंट में पूछिएगा, बता देंगे आपको और बढ़िया से। देखिए कानून भी दो तरह के होते हैं, रूल जो है वो दो तरह का। एक होता है जनरल रूल, और एक होता है स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल भाई साहब, जनरल रूल का मतलब जो सबके लिए हो, एकदम सबके लिए बना दिया गया। और स्पेसिफिक रूल होता है किसी खास समुदाय के वेलफेयर के लिए, किसी खास कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। जैसे महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव पर कानून बना दो, ये तो सबके लिए नहीं है ना, ये तो महिला के लिए है, यानी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है ना। कोई ST SC के लिए विशेष कानून बना दो, OBC के लिए विशेष कानून बना दो, EWS के लिए विशेष कानून बना दो। किसी भी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कोई एक कानून बना रहे हैं, वो स्पेसिफिक रूल के अंदर आता है। और एक ऐसा कानून जो सबको एक समान से देखता है, वो जो है जनरल रूल कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार महिलाओं के लिए अलग कानून, ST SC के लिए अलग कानून, अगर ये सब अलग अलग कानून बनाते हैं किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके, तो वो गलत नहीं करती है। वो क्या करती है? वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पालन करती है, नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करती है। एक बात अब यहाँ और समझ लेना जरूरी है। आपको लग रहा होगा ना कि अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक रूल बनाने में अगर आप बना रहे हैं, सरकार अगर कोई स्पेसिफिक रूल बना रही है तो ध्यान में रखेगी क्या क्या चीज? 2-3 चीज। पहला कि पहले तो कि वो मूल भावना के खिलाफ ना हो।
मूल भावना के विरुद्ध ना हो, ठीक है ना। मूल भावना, किसका मूल भावना? संविधान के मूल भावना के विरुद्ध ना हो। अब मूल भावना क्या है संविधान के, इसके लिए तो एक अलग वीडियो की जरूरत है, एक अलग लेक्चर की जरूरत है, लेकिन कभी बाद में बात करेंगे संविधान की मूल भावना क्या होती है। अभी बस इतना ही समझिए कि मूल भावना का मतलब होता है कि जिससे हमारे देश की बुनियाद टिकी हुई है, इस बुनियाद पर चोट, कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो बुनियाद पर चोट कर रहा हो। उदाहरण से समझिए, एक मकान है, मकान पिलर पर खड़ा है, तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे जो पिलर को चोट करे। लेकिन हाँ, मकान में फर्नीचर इधर उधर कर सकते हैं, मकान में थोड़ा बड़ा लैट्रिन बाथरूम इधर है तो इधर कर दो, माने पिलर को छेड़छाड़ करोगे तो मूल भावना के खिलाफ हो जाएगा। अंदर में कुछ चेंज चांज करोगे तो मूल भावना नहीं हुआ। तो संविधान में जो कानून भी बनाया जाता है ना, वो मूल भावना को बरकरार रखते हुए, कि हमारा जैसे देश सेकुलर है, ये मूल भावना है। हमारे देश में संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है एक मायने में, वो भी मूल भावना ही है। तो कोई भी कानून सरकार बनाएगी वहाँ मूल भावना को ध्यान में रखेगी। और दूसरा कि एक होता है इंटेलिजेंट डिफरेंसिया, यानी कि जो अंतर करेगी ना, वो उसमें बौद्धिकता होनी चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, रीजनल नेक्सेस, रेशनल नेक्सेस होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए। और उसके बाद होता है तीसरा, देखिए एक अच्छा कंसेप्ट है, हाँ, नेचुरल जस्टिस। तीसरा नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, मूल भावना को ध्यान में चाहिए, और लॉजिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल। तो दो कंसेप्ट है, एक है इंटेलिजेंट डिफरेंसिया और दूसरा होता है रेशनल नेक्सेस। ये टर्म है। इंटेलिजेंट डिफरेंसिया का मतलब होता है कि जो तुम भेदभाव कर रहे हो ना, वो एक लॉजिक पर भेदभाव होना चाहिए, किसी के उत्थान के लिए भेदभाव होना चाहिए। और दूसरा रेशनल नेक्सस का मतलब ये होता है कि जो तुम कानून बनाए और जो उसका रिजल्ट आया, इन दोनों के बीच में एक लॉजिक रिलेशन होना चाहिए। ये बहुत गूढ़ कंसेप्ट है और इसको बाद में, तो कोई भी स्पेसिफिक कानून बनाते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना होता है। मूल भावना के खिलाफ ना हो, लॉजिकल हो और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ना हो। इन तीनों को ध्यान में रख करके सरकार अगर भेदभाव करना चाहती है तो कर सकती है, और वो भेदभाव इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जल्दी में समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के नज़र में सबको एक समान कर दो, जो कि असंभव है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करे। अरे भाई देखिए ना, कानून की नज़र में अगर सबको एक समान ही कर दिया जाए तो फिर तो आप भी ढूंढने लगेंगे कि जो प्रधानमंत्री को सुविधा सुरक्षा मिल रही है वो मुझे भी मिले। चले जाइएगा कोर्ट के पास, कहिएगा देखिए कानून के नज़र में सबको एक समान मानना है, और ये देखिए प्रधानमंत्री को इतना तामझाम मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमको दीजिए, संविधान ने अधिकार देता है। तो भाई साहब नहीं, संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ की बात की गई है, न कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। पहली बात समझ गए। दूसरी बात, अगर संविधान के नज़र में सबको एक समान कर दिया जाए तो फिर आप कहेंगे कि वो 5 बीघा खेत रखा है, हम कहें हमको 1 कट्ठा मिला है, कहने लगेंगे ना, क्योंकि खेत तो कोई पैदा कर नहीं रहा है, जो है उतना ही है। भारत का क्षेत्रफल है, वो तो सबके पास, वो तो बढ़ घट नहीं रहा है ना। तो कहिएगा कि वो कहे 2 बीघा रखेगा, हम कहें जो है कि 1 कट्ठा रखेंगे, हमको भी दीजिए, तो कहाँ से दीजिए? तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही सोच समझ करके कानून बनाया गया है कि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी हो ना, वो इंटेलिजेंट डिफरेंस, माने उसकी लॉजिकल डिफरेंस हो। बात समझ में आ रही है ना कि ज़्यादा कठिन मैं बता रहा हूँ? ज़्यादा कठिन बता रहा हूँ तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। और महाराज देख रहे हैं तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। अभी आइए अब आगे बात करते हैं और थोड़ा। अब देखिए,
अब तो हम समझ गए ये अंतर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में। 14 कहता है, अब आप तैयार हो गए 14 से लेकर के 18 तक के कानून को पढ़ने में, बड़े ही जल्दी जल्दी हम समझ 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। देखिए 14 कहता है कि राज्य यानी कि सरकार सबको एक समान मानेगी, सबको एक समान मानेगी, बस इतना समझिए। 14, अब संविधान की भाषा क्या है उसको पढ़िएगा तो बहुत ही जटिल भाषा है। 14 कहता है कि राज्य सबको, सबके साथ एक समान व्यवहार करेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ देगी सबको। 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी के साथ भी जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन जब भेदभाव करेगी भी ना तो किन किन आधारों पर भेदभाव करेगी? इंटेलिजेंट डिफरेंसिया हो, रेशनल नेक्सस हो एंड नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए करेगी। यानी कर सकती है भेदभाव, लेकिन किस आधार पर नहीं कर सकती है? जन्म के आधार पर नहीं कर सकती है, जाति के आधार पर नहीं कर सकती, धर्म के आधार पर नहीं कर सकती, लिंग के आधार पर नहीं कर सकती है, स्थान विशेष के आधार पर नहीं कर सकती है, यानी कम्युनिटी विशेष के साथ सरकार नहीं कर सकती है। ये भी बात सुनिश्चित किया है सरकार ने, भारतीय संविधान ने। 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है कि जब कोई अवसर की समानता, यानी कि किसी को नौकरी में, किसी के लिए कोई रोजगार में उसके जाति, धर्म, भेदभाव के आधार पर उससे के भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे, यानी छुआछूत के आधार को नहीं करेगी सरकार, या लोग भी नहीं करेंगे। और ध्यान रखिए, छुआछूत जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, अनटचेबिलिटी जो है ना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई काट नहीं है। अगर करेगा तो ये कानून के नज़र में जुर्म है, इसके खिलाफ दंड दिया जाएगा। और 17 के बाद 18 कहता है उपाधियों का अंत, कोई टाइटल नहीं। जैसे आपके पिताजी महाराज थे तो आपको भी महाराज नहीं कहा जाएगा, सर थे तो आपको भी सर नहीं के, यानी उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि आप जो अपने नाम के साथ लगाते हैं आप, वो नहीं आपके साथ रहेगा। लेकिन इसमें 2 उपाधि की छूट दी गई है। एक है जो कोई टाइटल आपको मिल गया, सरकार से कोई पुरस्कार मिला, जैसे भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, यानी सरकार कोई उपाधि देगी आपको तो दे सकती है, आपके लिए, वो आपके बेटे के लिए नहीं होगी। और दूसरा कि कोई एकेडमिक डिग्री, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जब अपना थेसिस सबमिट कर दूंगा ना तो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। आचार्य की उपाधि आप मास्टर कर लीजिए संस्कृत में तो आचार्य यानी संस्कृत बन जाएंगे। तो आपके साथ कोई आप वंशानुगत उपाधि नहीं चलेगी, लेकिन सरकार जो देगी वो हो सकता है, और एकेडमिक जो उपाधि है वो भी हो सकता है, वो चलेगा। तो देखिए हम बड़े ही कम शब्दों में इन आर्टिकल्स को बताए। 14 क्या कहता है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी। 15 क्या करता है कि जाति, धर्म, भेद, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। 16 क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी रोजगार और नौकरी में। 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, भेदभाव, जन्मस्थान किसी। और 18 उपाधियों का अंत। इसको, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए 14 से लेके 18 तक के कंसेप्ट को पढ़िए। मैं तो इसकी फिलॉसफी समझाने में बहुत समय ले लिया, और उसको पढ़ने के बाद आप समझिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी दूसरे राइट टू फ्रीडम पर बात करेंगे और तब समझेंगे कि फ्रीडम क्या होता है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए, कमेंट करिए। चलिए पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए।